Hello everyone and welcome to my channel. Myself CA Aditi Sehgal and this is day 3 of the revision marathon जो हमने अकाउंट्स के लिए शुरू किया है. We have started with partnership. Day 1 में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कवर किया था. Day 2 में हमने कवर किया था गुडविल और चेंज इन PSR. आज है Day 3 और आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. हम कर रहे हैं पहले पार्टनरशिप कवर. मेरा सजेशन है कि ये जो वीडियोज़ हैं हमारी क्योंकि 25 से 30 मिनट की है, तो मेरा सजेशन है कि हर रोज़ आप एक वीडियो देखिए और उसके साथ उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए. एंड इफ़ यू स्टे विद मी, इफ़ यू रिवाइज विद मी, देन आई अश्योर यू अगले आने वाले 8 से 10 दिनों में आपका पूरा अकाउंट्स आपके टिप्स पर होगा. So some general announcements before starting the video. First of all, we are on Instagram. Learn Commerce with Aditi नाम से ही मेरा चैनल है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Make sure you follow me there and you can DM me with your feedback, with your career related questions or your doubts or whatever. Announcement number 2 कि मैं इन लेक्चर्स की मतलब इन टॉपिक्स की डिटेल लेक्चर्स भी डाल चुकी हूँ. जी हाँ, PMS प्रॉपर में समझाओ नाम से मेरी सीरीज़ है जिसमें मैंने पार्टनरशिप के भी डिटेल लेक्चर्स डाले हैं, कंपनी अकाउंट्स के भी डिटेल लेक्चर्स डाले हैं, मैंने बेसिकली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी डाले हैं. बेसिकली मैंने काइंड ऑफ पूरा +2 का अकाउंट्स कवर किया है. वो एक डेढ़ घंटे के लेक्चर्स हैं. तो अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि आपको इस किसी टॉपिक को गहराई में समझना है या कोई आपके डाउट्स हैं बहुत तगड़े जो आपको क्लियर करने हैं, तो आई वुड एडवाइज़ यू आई बटन पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं. वैसे ही आई बटन पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन की भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी. सो इफ़ यू हैव सम हेवी डाउट्स इन एनी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, आई एडवाइज़ यू कि आप उसकी डिटेल लेक्चर देख लीजिए. नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मतलब हमारी क्या क्या स्टेप्स होते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे. ठीक है, सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब नया पार्टनर हम एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में. जैसे सपोज अगर अभी 2 ही पार्टनर्स हैं तो एक तीसरा पार्टनर आएगा. तो अगर तीसरा पार्टनर आएगा, नया पार्टनर आएगा, तो भैया चेंज इन अरेंजमेंट हो रहा है, एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है, राइट. एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. नाउ इफ इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो हमने कल भी देखा था जब चेंज इन PSR होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. नाउ अब अगर नया पार्टनर एंटर हो रहा है, दैट ऑब्वियसली मीन्स कि पार्टनर्स जिस ओल्ड रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो अब चेंज हो जाएगी. उस ओल्ड रेशो के अलावा कोई न्यू रेशो आ जाएगी. तो सबसे पहले हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है. और साथ ही में हमें ये भी पता है कि अगर नया पार्टनर आ रहा है तो जो जो पुराने पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, अब वो थोड़ा कम प्रॉफिट शेयर करेंगे और उसी प्रॉफिट में एक तीसरा हिस्सेदार आ गया है. दैट मीन्स पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे या फिर पुराने में से कोई एक पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करेगा, राइट. तो न्यू PSR और सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप. ठीक है, नाउ न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, इसमें ना कुछ केसेस हैं. ठीक है, इसमें कुछ केसेस हैं. अगर आपने मेरी डिटेल लेक्चर देखी होगी तो मैंने वहाँ पर बहुत विस्तार में समझाए थे. यहाँ पर भी ब्रशअप करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले है क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, क्वेश्चन की भाषा क्या होगी और आपको नई रेशो उसमें से कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी होगी और दिया होगा न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एंटर हुआ है. सिर्फ अगर इतनी इन्फॉर्मेशन दी है तो आपने क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ पर दिया न्यू पार्टनर हैज एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर, तो आप बचा हुआ शेयर निकाल लेंगे. बचा हुआ शेयर क्या है, 3/4. और पुराने पार्टनर्स की जो पुरानी रेशो होगी उसी रेशो में बचे हुए शेयर को हम बांट देंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर पुरानी रेशो थी 1:1, ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर है 1:4, तो हमें पता है लेफ्ट ओवर शेयर इज 3/4. तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 को ही ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 3/8 और 3/8, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी, 3:3:2. केस 2 इज न्यू रेशो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन. न्यू रेशो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन कि जो लेफ्ट ओवर शेयर है उसको न्यू पार्टनर्स किस रेशो में बांटेंगे. तो ठीक है, लेफ्ट ओवर शेयर निकाल लो 3/4 और 3/4 को 2:1 की रेशो में बांट दो. वो पार्टनर्स की न्यू रेशो बन जाएगी 6/12, 3/12 और 1/4 और 6:3:3. ठीक है. केस 3 है न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर इक्वली और इन अ पर्टिकुलर रेशो. ठीक है, मतलब जैसे कि न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है जैसे 1/4 और बोल रहे हैं दिस हैज बीन एक्वायर्ड इक्वली. अगर बोल रहे हैं इक्वली तो 1/4 का हाफ जो है वो ए ने दिया होगा, 1/4 का हाफ जो है वो बी ने दिया होगा, राइट. तो 1/4 का हाफ कर लो कितना होगा, इंटू 1/2, दैट इज 1/8. तो दैट मीन्स
ए का जो शेयर था 2/3, उसमें से 1/8 उसने सैक्रिफाइस कर दिया नए पार्टनर के लिए, और वैसे ही बी का शेयर था 1/3, उसमें से 1/8 उसने सैक्रिफाइस कर लिया नए पार्टनर के लिए। तो ए का न्यू शेयर कितना बन जाएगा, 2/3 माइनस 1/8, और बी का क्या बन जाएगा, 1/3 माइनस 1/8। ठीक है, तो ऐसे करके हम नया शेयर निकाल लेंगे। या फिर वो बोल रहा है इट हैज बीन अक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर रेशियो, दैट जैसे यहाँ पर बोल रहा है इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो दैट मीन्स 1/4 शेयर जो है, 1/4 शेयर है, उसमें से 3/5 जो है, 3/5 जो है वो ए दे रहा है, 1/4 का 3/5, तो 1/4 इंटू 3/5 दैट इज 3/20 ए दे रहा है, और 1/4 इंटू 2/5 जो है वो बी दे रहा है, दैट इज 2/20। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 2/3 जो उसका पुराना शेयर था, माइनस 3/20 जो पुराने में से जितना उसने नए पार्टनर को दे दिया, और बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 2/20। ठीक है, चौथा केस है न्यू पार्टनर अक्वायर्स शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, कि जैसे ओल्ड रेशो दी हुई है और बोला है ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब वो बोलते हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसका मतलब होता है कि जो उसका शेयर है, जैसे यहाँ पर ए का शेयर है 3/5, तो 1/5 ऑफ मतलब इंटू 1/5, 3/5 इंटू 1/5, उतना शेयर ए ने सरेंडर किया टूवर्ड्स द न्यू पार्टनर, और बी ने कितना किया, 2/5 इंटू 2/5। ठीक है, दैट इज ए ने सरेंडर किया 3/25, बी ने सरेंडर किया 4/25। ठीक है, तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, ओल्ड शेयर कितना था 3/5 माइनस सरेंडर कितना किया 3/25। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है सीधा उसके शेयर में से उतना, मतलब कि जैसे यहां पर अगर दिया होता है ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम शेयर, तो उस केस में ए का सैक्रिफाइस सीधा कितना होता 1/5, और न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट हो जाता 3/5 माइनस 1/5। ऑफर फ्रॉम में ये डिफरेंस है। ठीक है, केस फिफ्थ है वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स रिटेन्स एग्जिस्टिंग शेयर, मतलब ऐसे बोला हुआ है कि ओल्ड रेशो ऐसे दी हुई है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, और बोला कि ओल्ड पार्टनर्स में से एक जो है ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब वो 1/5 ही रखेगा अपने पास, न्यू प्रॉफिट्स में से भी उसका शेयर 1/5 ही रहेगा, जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे, हम पहले नेट अवेलेबल शेयर निकाल लेंगे कि बचे हुए पार्टनर्स के लिए नेट अवेलेबल शेयर कितना है, तो वो कितना बच जाएगा, टोटल शेयर होता है 1, उसमें से 1/6 जो है वो नए का है, और जो 1/5 है यहाँ पर, जैसे सी का जो शेयर है वो 1/5 है, वो भी सी रिटेन कर रहा है, तो टोटल शेयर में से 1/6 और 1/5 जब हम माइनस कर देंगे, 1/6 और 1/5 जब हम माइनस कर देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा नेट अवेलेबल शेयर। ठीक है, तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1/6 प्लस 1/5, ठीक है, दिस इज द नेट अवेलेबल शेयर, उसकी वैल्यू निकाल लो, वो आ रही है आपकी 19/30। अब ये जो नेट अवेलेबल शेयर है, इसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, उनके बीच में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओल्ड रेशो में नेट अवेलेबल शेयर को जो हम डिवाइड कर देंगे, तो वो उनकी न्यू रेशो निकल जाएगी। ठीक है, जैसे ओल्ड रेशो यहाँ पर थी 2:2 ए और बी के बीच में, दैट इज 1:1। ठीक है, तो जो हमारा नेट अवेलेबल शेयर है 19/30, उसको हमने 1:1 में जब डिवाइड किया, तो वो बना 19/60, 19/60। तो न्यू रेशो क्या बन गई, 19/60 इज टू 19/60 इज टू 1/5, जो सी का शेयर उसने रिटेन किया, इज टू 1/6, और उसको कॉमन डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये रेशो बन गई। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको पता है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, टिपिकली ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आती है कि कितना पार्टनर्स जो हैं कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को अकोमोडेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर न्यू रेशो या शेयर ऑफ सैक्रिफाइस नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो दैट मीन्स ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये रूल याद रखना, बहुत टाइम सेविंग रूल है। अगर क्वेश्चन में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस ओल्ड रेशो दी हुई है, ठीक है, ओल्ड रेशो दी हुई है, और सपोज ऐसे दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, बस इतना दिया हुआ है, ठीक है, कि ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स वाज दिस, न्यू पार्टनर्स एडेड फॉर 1/4 शेयर, तो टाइम सेविंग के लिए याद रखना हमेशा ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर कोई नई रेशो नहीं दी, शेयर ऑफ सैक्रिफाइस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, सेकेंड इज ओल्ड रेशो दी हुई है, न्यू रेशो दी हुई है, तो हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है,
तीसरा है सैक्रिफाइस फ्रॉम शेयर, मैंने अभी भी बताया था फ्रॉम शेयर, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए और बी के ओल्ड रेशियो दिए 7:5, न्यू पार्टनर दिया है कि उसने शेयर लिया 1/12 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी, ठीक है, 1/12 फ्रॉम ए 1/6 फ्रॉम बी, तो फ्रॉम का मतलब होता है में से, ठीक है, फ्रॉम में इनटू नहीं होता, फ्रॉम में सीधा होता है में से, तो दैट मीन्स सी का टोटल शेयर क्या हो गया 1/12 प्लस 1/6, ठीक है, वो हो गया सी का न्यू शेयर, और ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, उसके ओल्ड शेयर में से सीधे आप 1/12 घटा दोगे, दैट इज 7/12 माइनस 1/12, और बी के शेयर में से सीधा आप 1/6 घटा दोगे, इनटू नहीं करोगे, फ्रॉम में इनटू नहीं होता, ऑफ में इनटू होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। फोर्थ सैक्रिफाइस ऑफ शेयर, वही मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, जो यहां पर भी मैंने समझाया था कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि सरेंडर कितना हुआ, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो सबसे पहले सरेंडर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर इनटू कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है, ओके। This was about new ratio and sacrificing ratio. Now, why do we need to calculate sacrificing ratio? We need to calculate sacrificing ratio to come to our second step, that is share of goodwill by new partner, premium for goodwill brought in cash or kind. अब क्या होता है, मैंने आपको goodwill का concept समझाया था, पास्ट में एफर्ट्स डाले थे, उसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलने वाला है, बट अभी प्रेजेंट में हमने एक तीसरा पार्टनर एंटर कर दिया, पर भैया जो तीसरा पार्टनर एंटर हो रहा है वो पास्ट में थोड़ी ना था एफर्ट्स डालने के लिए, वो पास में तो था ही नहीं एफर्ट्स डालने के लिए, राइट, तो ये मेहनत तो सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की है, पर इसका जो हमें फल मिलेगा वो तो फ्यूचर में मिलेगा, उस फ्यूचर में जिसमें ये नया पार्टनर भी होगा, राइट, ये फल तो हमें इन केस ऑफ इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स ही मिलेगा ना, और इंक्रीज प्रॉफिट्स में नया पार्टनर भी अपनी हिस्सेदारी मांगेगा ही, राइट, बट वो एफर्ट्स तो नए पार्टनर ने डाले ही नहीं थे, तो पुराने पार्टनर्स बोलते हैं क्या करें, हम मर जाएं, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, तो पुराने पार्टनर्स बोलते हैं नए पार्टनर को कि भाई देख तू एंटर हो, बेशक एडमिट हो, पर जो ये पास्ट एफर्ट्स वाले के लिए, हमारे पास्ट एफर्ट्स के लिए जो फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, जिसका तू भी हिस्सेदार होगा, हमें उसकी कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि वो पास्ट में तूने एफर्ट्स नहीं डाले थे, तो उस कॉम्पनसेशन को क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, कि नया पार्टनर बोलता है ठीक है, आज की डेट में हम वैल्यू करेंगे कि गुडविल कितनी है, और गुडविल क्या होते हैं हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमें फ्यूचर में अर्न होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही गुडविल होती है, राइट, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ठीक है, आज की वैल्यू में ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसमें जो मेरा शेयर बन रहा है शेयर ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर, जो मेरा शेयर बन रहा है वो मैं अपने साथ कैपिटल के साथ ले आऊंगा, ठीक है, कैश या बैंक में ले आऊंगा, तो मैं अपनी कैपिटल भी लेके आऊंगा, और मैं साथ में एक प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आऊंगा टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल आ रही है तो पहले हम उसको राइट ऑफ कर देंगे अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल, ये एंट्री डलेगी पहले, और फिर जो नया पार्टनर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन करनी है, क्वेश्चन बोल रहा है एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन करनी है, तो हमने लास्ट वाली में भी पढ़ा था कि क्या करते हैं हम, टोटल जो हमारी वैल्यूड गुडविल है उसमें से जो रिटेन्ड मतलब जो बुक्स में एग्जिस्टिंग शेयर है उसको माइनस कर देते हैं और डिफरेंशियल शेयर निकालते हैं, और ये डिफरेंशियल गुडविल में से जो न्यू पार्टनर का शेयर होगा वो जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब जो नया बंदा आ रहा है वो डिफरेंशियल गुडविल में अपना शेयर लेके आएगा और वो शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर जो है पार्शियल गुडविल लेके आ रहा है बंदा, मतलब उसकी गुडविल जो है वो 30,000 बन रही है पर वो सिर्फ 20,000 कैश में लेके आ रहा है, तो उस केस में जो डेफिसिट है वो डेबिट होगा पार्टनर की करंट अकाउंट में, मतलब बैंक वाली तो एंट्री डल जाएगी जितना वो लेके आया। फिर जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर होगा पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, तो जितना तो वो कैश में लेके आया उतना, और जितना वो नहीं लेके आया वो कहाँ डेबिट हो जाएगा, न्यू पार्टनर की करंट अकाउंट में, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अगर इन केस वो बिल्कुल ही गुडविल नहीं लेके आ रहा तो उस केस में वो सारा का सारा जो है गुडविल का शेयर उसके न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा,
ठीक है। इसमें आगे एक केस होता है कि इन केस अगर पार्टनर्स ने अपना शेयर विड्रॉ कर लिया गुडविल का, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर किया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उन्होंने जितना भी गुडविल का शेयर अपना विड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद होता है कि गुडविल ब्रॉट इन काइंड, अगर गुडविल का शेयर कैश में नहीं काइंड में आ रहा है तो ठीक है, जो वो एसेट लेके आ रहा है साथ में उसको डेबिट कर दो, वो अपने साथ बिजनेस में एसेट लेके आ रहा है, कैश नहीं लेके आ रहा, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल क्या होती है भाई, कि गुडविल की वैल्यू ऐसे इम्प्लिसिटली नहीं दी हुई, एक्सप्लिसिटली नहीं दी हुई, इम्प्लिसिट गुडविल है, हिडन गुडविल है, हमें निकालनी है। तो उस केस में क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, सबसे पहले हम वो बेसिकली वो फर्म की हिडन गुडविल निकलेगी और उसमें से फिर हम न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो फर्म की हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, नेट वर्थ बेस्ड ऑन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, ठीक है, माइनस नेट वर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। नेट वर्थ बेस्ड ऑन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जैसे सपोज अगर न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है और वो अपने साथ 10,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, तो नेट वर्थ बेस्ड ऑन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितनी हो जाएगी, कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, 10,000 इंटू 5/1, ये हो जाएगी नेट वर्थ बेस्ड ऑन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, दैट इज 50,000। माइनस करेंगे उसमें से नेट वर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब ये कैसे निकलती है, या तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, या फिर सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज आफ्टर रिवैल्यूएशन। गौर करने वाली बात क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की नेटवर्थ है, इसलिए अगर एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं, लाइबिलिटीज रिवैल्यू हो रही हैं, तो वैल्यू विल बी टेकन आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो दो तरीकों से नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म निकलती है, एक तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वाला फॉर्मूला लाइबिलिटीज साइड में से, ठीक है। और अगर एसेट साइड वाली में से निकाल रहे हो तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज आफ्टर रिवैल्यूएशन, ठीक है। इससे निकल जाएगी आपकी नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। और जब आप नेटवर्थ बेस्ड ऑन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर में से माइनस करोगे नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, तो आपकी निकल जाएगी हिडन गुडविल की वैल्यू। फिर उस गुडविल की वैल्यू में से आप निकालोगे न्यू पार्टनर का शेयर कितना बन रहा है, और वो जो न्यू पार्टनर का शेयर बनेगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगर न्यू पार्टनर नहीं लेके आ रहा है तो वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट होकर एंट्री डलेगी, अगर वो लेके आ रहा है कैश या बैंक में तो प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री डलेगी, ठीक है। ये हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट। पता चल गया गुडविल की ट्रीटमेंट करते क्यों है, ये भी पता चल गया करते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वही जैसे चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में हमने देखा था, यहाँ पर भी क्या बनेगा भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये बेसिकली हमारे लिए फायदा है, क्रेडिट हो रहा है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो भी वो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड की जाएगी। ये हमारे लिए बेसिकली नुकसान है, ठीक है। फिर इसमें प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ऑन रिवैल्यूएशन, और ये ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में क्यों, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को क्यों, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये ऑन डेट ऑफ एडमिशन बन रहा है। नए पार्टनर का इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एसेट्स तब खरीदे थे जब नया पार्टनर था ही नहीं, रिवैल्यूएशन तब तक की जा रही है, अभी भी नया पार्टनर आया नहीं है। उस डेट को नया पार्टनर एडमिट होगा, उससे पहले के सारे इफेक्ट्स हैं, तो उससे पहले के जितने भी सारे इफेक्ट्स हैं वो सारे ओल्ड पार्टनर्स को ही जाने चाहिए, क्योंकि नया पार्टनर उस टाइम पे था ही नहीं, राइट, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज हो गई। स्टेप 4 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज रिजर्व्स। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है, कोई जनरल रिजर्व आ रहा है, अगर कोई वो सारे जो हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो राइट ऑफ होगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे।
वही दो केसेस हैं इसमें, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाए थे, वही दो यहाँ पर भी चलते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन केस देयर इज नो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो क्रेडिट हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी है बट दैट इज लेस दैन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, तो उस केस में आपका जितना लाइबिलिटी है पहले वो रिजर्व में से निकाल दो और बचा खुचा रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दो। अगर लाइबिलिटी इज इक्वल टू रिजर्व तो सारा सारा रिजर्व लाइबिलिटी में यूज हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी इज ग्रेटर दैन रिजर्व तो सारा रिजर्व तो यूज होगा ही, जो डिफरेंस है लाइबिलिटी और रिजर्व में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। एंट्री डलेगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी वही है। अगर बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू दैट इज फॉल, इफ देयर इज फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, तो उसको बोलते हैं हम फॉल। ठीक है। इफ देयर इज फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर तो है फॉल इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से आप फॉल निकाल देंगे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर देंगे जितने से कम होनी चाहिए, मतलब मार्केट वैल्यू तक ले आएंगे, और बचा खुचा जो है आपका, बचा खुचा जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स की ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, उनकी ओल्ड रेशो में। इफ फॉल इज ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो जितना रिजर्व है उतना तो करो ही, जो एक्स्ट्रा फॉल है वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट के थ्रू। ठीक है। और ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर दैन बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में राइज हुआ है, तो उस केस में जितना तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो तो सारा का सारा बांट ही दो पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ओल्ड उनके कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है। और जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट की, उसमें एंट्री डलेगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स स्टेप 4। ठीक है। अब वो नेट इफेक्ट वाली भी बात मैंने बताई थी, इन केस एसेट्स आर टू बी रिटेन्ड इन देयर ओरिजिनल वैल्यू या रिजर्व्स आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उस केस में हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। जैसे अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, ठीक है, रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस ये ऐड हो जाता है, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अक्यूमुलेटेड अगर कोई आ रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई आ रहा है उसको हम करेंगे माइनस, और उससे निकलेगा नेट इफेक्ट। अब अगर ये नेट इफेक्ट एक पॉजिटिव फिगर है, एक प्रॉफिट है, तो एंट्री डल जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है। गेनिंग पार्टनर यहाँ पर है न्यू पार्टनर, और अगर जो है ये लॉस निकलता है, नेगेटिव वैल्यू निकलती है, तो उस केस में एंट्री डल जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर स्लैश न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। वैसे ही आपके रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऐड होते हैं, उसमें से माइनस होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की अमाउंट, और उससे निकलता है नेट इफेक्ट। अगर वो एक पॉजिटिव फिगर है दैट इज देयर इज प्रॉफिट, तो एंट्री डलेगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर देयर इज लॉस तो एंट्री डलेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है। एक रिवैल्यूएशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाय 25% या मशीनरी डिप्रिशिएटेड टू 25%। मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाय 25%, बाय 25% का मतलब हुआ जैसे सपोज अगर 1 लाख मशीनरी की वैल्यू है, 1 लाख मशीनरी की वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन विल बी 25%, दैट इज 25,000 से हम वैल्यू कम करेंगे। अगर वो बोलते हैं मशीनरी डेप्रिशिएटेड टू 25%, दैट मीन्स मशीनरी की न्यू वैल्यू विल बी 25% ऑफ 1 लाख, दैट इज 25,000। इस केस में मशीनरी की न्यू वैल्यू इज 25,000 एंड डेप्रिसिएशन इज 1 लाख माइनस 25,000, दैट इज 75,000। डेप्रिसिएशन बाय 25% मतलब 25% डेप्रिसिएशन है,
मशीनरी डिप्रिशिएटेड टू 25%, मतलब मशीनरी की न्यू वैल्यू 25% है, डिप्रिसिएशन एक्चुअली 75% है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो रिवैल्यूएशन में ध्यान में रखनी होती है वो होता है कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं और बैड डेट्स आ रहे हैं क्वेश्चन में साथ में, तो उस केस में क्या होता है, बैड डेट्स की एंट्री डलती है बैड डेट्स टू डेटर्स। ठीक है, डेटर्स उतने से कम हो जाते हैं। नाउ इफ देयर आर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन द क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये बैड डेट्स जो हैं वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से राइट ऑफ किए जाते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से राइट ऑफ किए जाते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज़्यादा है, बैड डेट्स कम है, तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। और अगर अगर क्या कहते हैं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम है और हमारे बैड डेट्स ज़्यादा हैं, तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। वो जो है आपका कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अगर मैं ऐसे अकाउंट बना के बताऊं तो पीएफडीडी का कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, कुछ आप बैड डेट्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन बोलता है कि भैया प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट सम पर्टिकुलर परसेंटेज, तो आप उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर जो है, बैलेंसिंग फिगर जो है वो या तो आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि पीएफडीडी और बैड डेट्स का अगर कोई डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है, बैड डेट्स ज़्यादा हैं, पीएफडीडी कम है, तो सिर्फ वही डिफरेंस जो है रिवैल्यूएशन में अकाउंट में दिखाया जाएगा एज बैड डेट्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टेप 5 इज प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स प्लस बैलेंस शीट। एक बार आपने इन सब चीज़ों को इफेक्ट दे दिया, आपने प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट कर दिया, रिजर्व्स आपने बांट दिए। ठीक है, उसके बाद आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में आप कैसे क्या क्या बनाएंगे, आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है तो वो ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है तो वो ट्रांसफ़र करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल की अगर आपकी एडजस्टमेंट आ रही है तो उसको आप इफेक्ट देंगे। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो आएगा यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो आएगा यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस का एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो आएगा यहाँ पर। इन सब को इफेक्ट देने के बाद आप निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट बना दिया। उसके बाद आप निकालेंगे, बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। एसेट्स दिखाएंगे आप नई वैल्यू में, रीवैल्यूड अमाउंट पे। ठीक है, लाइबिलिटीज दिखाएंगे आप रिवैल्यूड अमाउंट में। कैपिटल अकाउंट्स का आप दिखाएंगे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है कि बैंक अकाउंट में जो है आपका ऐड होएगा जो भी नई पार्टनर की कैपिटल आ रही है, जो भी आपका क्या कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है वो भी बैंक अकाउंट में ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, और आप कर देंगे बैलेंस शीट को टैली। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस बार के सिलेबस में नहीं है तो मैं इस रिवीजन वीडियो में कवर नहीं कर रही। एंड दिस ऑल सम्स अप योर एडमिशन फॉर पार्टनर का ट्रीटमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रशअप हो गए हैं। आई होप कि आपको याद आ गया है क्या करना है। दिखने में बहुत बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, पर कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सब वही है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस यही है जो है। क्वेश्चंस मैंने माना इसके ज़्यादा हैं, बट ट्रस्ट मी यही कॉन्सेप्ट है। ये आप अगर ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे, आई एम श्योर यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन आउट देयर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आई एम श्योर कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी लगता है आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, आई बटन पे क्लिक करके डिटेल वीडियो देखिए एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।